हाँ तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप दैट आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे, काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद धीरज में। बच्चों, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का फर्स्ट पार्ट हमने हमारा कंप्लीट हो चुका था और हमने कंप्लीट कर लिया था, लास्ट क्लास में हो गया था। देन अब उसका सेकंड पार्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा। तो आई होप दैट फर्स्ट पार्ट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। एंड देन अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमने यहाँ से कंप्लीट यहाँ तक हमारा हो चुका था। फिर उसके बाद में IUCN का जो क्लासिफिकेशन है नेचुरल रिसोर्सेज का, उसके बारे में हमें आज पढ़ना है कि किस किस टाइप में उसके आखिर किन प्रकारों में IUCN ने क्या कर रखा है, इनको नेचुरल और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को क्लासीफाई कर रखा है किस तरीके से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है बेटा नॉर्मल स्पेसिस। नॉर्मल स्पेसिस का मीन्स होता है स्पेसिस फॉर पॉपुलेशन लेवल आर कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल फॉर देयर सर्वाइवल सच एज केटल, साल, पीपल एंड पाइन एंड रोडेंट्स। ठीक है, नॉर्मल स्पेसिस का यहाँ पर मीनिंग क्या होता है बच्चों? नॉर्मल स्पेसिस का यहाँ पर मीनिंग होता है सामान्य प्रजातियाँ। क्या होता है? सामान्य प्रजाति। सामान्य प्रजाति। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग भी आप लोग साथ साथ में नोट करते जाना बेटा। सामान्य प्रजाति स्पेसिस बहुत जिनकी पॉपुलेशन लेवल, जिनकी जो संख्या है वो क्या है, कंसिडर टू बी नॉर्मल है। ये क्या है? उनके अस्तित्व के लिए मतलब है ना, अस्तित्व जितना बन सके, उनका जितना सर्वाइवल हो सके, उसके लिए क्या है, कंसिडर टू बी नॉर्मल, ये सामान्य है। जैसे इसमें क्या क्या आ गया? इसमें आ गया सच केटल, बिल्ली, साल, पाइन एंड रोडेंट। रोडेंट का मीन्स होता है कृदनक, जिनके आगे नुकीले दांत होते हैं, उनको कहा जाता है बेटा रोडेंट्स। ठीक है बेटा। फिर ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है अब संकटग्रस्त जातियाँ। संकटग्रस्त तो एंडेंजर्ड स्पेसिस को ही कहा जाता है बेटा संकटग्रस्त जातियाँ। क्या कहा जाता है? संकटग्रस्त जातियाँ। क्या कहा जाता है इन्हें? आप लोग हिंदी भी नोट करते जाइए ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। संकटग्रस्त, और जिन पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट्स कर रखा है, इनसे आप लोगों को क्या करना है, नोट्स बनाने हैं, ताकि ये आपके एग्ज़ाम टाइम में, बोर्ड एग्जाम के टाइम में आपके क्विक रिवीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले। एंडेंजर्ड स्पीसीज, दीज आर द स्पीसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन का मीन्स होता है ये वे जातियाँ हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है। डेंजर का मीन्स यहाँ पे होता है खतरा, एक्सटिंक्शन का मीन्स होता है बच्चों लुप्त होना। द सर्वाइवल ऑफ सच स्पेसीज इज डिफ़िकल्ट। ये इनका मतलब जीना, मतलब सर्वाइवल इनका जी पाना मतलब काफ़ी ज़्यादा इन जातियों का मुश्किल होता जा रहा है। इफ होगा यदि नेगेटिव फैक्टर दैट हैव लीड टू डिक्लाइन, जो नेगेटिव फैक्टर है जिनसे क्या हो रहा है, इनकी संख्या कम होती जा रही है, इनकी पॉपुलेशन कंटिन्यू कम होती जा रही है, उसको अगर ऑपरेट नहीं किया गया, उसको अगर देखा नहीं गया, नेगेटिव फैक्टर को अगर देखा नहीं गया, उसका ध्यान नहीं रखा गया, तो ये क्या होगा, ये एक दिन ख़त्म हो जाएगी। द एग्जाम्पल मतलब संकटग्रस्त जाति को अगर इनको है ना बचाया नहीं गया, इनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया, तो ये एंडेंजर्ड स्पेसीज एक दिन क्या हो जाएगी, एक दिन एक्सटिंक्ट हो जाएगी, एक दिन विलुप्त हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये क्या कि वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन की स्टेज पे, ठीक है, ख़त्म होने की कगार पर है। जैसे इनमें बेटा एग्जाम्पल क्या कि आप लोगों को ये एग्जाम्पल भी थोड़े से ध्यान रखने हैं कि इन एग्जाम्पल्स में क्या क्या। ठीक है, जैसे इसमें आ गया एग्जाम्पल में क्या क्या गया, द एग्जाम्पल ऑफ सच स्पीसीज ऑफ ब्लैक बग क्रोकोडाइल। ब्लैक बग मीन्स जो मृग हिरण है उसको कहा जाता है बेटा ब्लैक बग। मृग हिरण है जो काला हिरण है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है ब्लैक बग। जो सलमान खान जिस केस में जेल गया था वो इसी के शिकार के कारण गया था, ब्लैक बग के शिकार के कारण। ठीक है, तो देन नेक्स्ट है क्रोकोडाइल इंडियन वाइल्ड, जंगली भारतीय गधा, जो जंगल में पाए जाने वाले गधे। इंडियन रिनो का मीन्स होता है यहाँ पे गेंडा, एक सिंग वाला गेंडा जो इंडियन रिनो है। और लोयन टेल्ड मकाका, लोयन की पूंछ वाला एक बंदर। मकाका का मीन्स यहाँ पे क्या होता है बच्चों, मकाका का मीन्स यहाँ पे होता है बंगाई, मतलब बंदर। ठीक है, लोयन की पूंछ जैसा बंदर। संगाई
ब्रो एंटर डियर इन मणिपुर। जो मणिपुर की जो केबुल लामजाओ जो है ना, केबुल लामजाओ जो झील है वहाँ पे एक संगाई हिरण पाया जाता है, वो भी विलुप्त होने की कगार पर। केबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पे एक वहाँ की झील के अंदर ना ये पाया जाता है संगाई हिरण। ठीक है बेटा। तो अब हम नेक्स्ट है अपना वल्नरेबल स्पीसीज। वल्नरेबल स्पीसीज का यहाँ पे वल्नरेबल स्पीसीज का यहाँ पे मीनिंग क्या होता है? वल्नरेबल स्पीसीज का यहाँ पे होता है बेटा मीनिंग सुभेद्य। क्या होता है इसका मीनिंग? इसका मीनिंग होता है सुभेद्य। इसका मीनिंग होता है सुभेद्य। ठीक है। वल्नरेबल स्पीसीज का मीनिंग क्या होता है? सुभेद्य। सुभेद्य जैसे आप लोग हिंदी में लिखते हैं, जैसे इसको ऐसे लिखा जाता है हिंदी की चीज़ें भी नोट करते जाइए। मैं आपसे अभी भी बोल रहा हूँ, हिंदी की चीज़ें आप लोग को नोट करनी है। वल्नरेबल स्पीसीज मीन्स सुभेद्य जातियाँ, इसके बारे में समझते हैं। दीज आर स्पीसीज वो पॉपुलेशन हैड डिक्लाइन टू लेवल, उस स्तर तक है ना इनकी पॉपुलेशन घट रही है। ठीक है। उस स्तर तक इनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है। फ्रॉम वेयर इट लाइकली टू मूव इंटू एंडेंजर्ड। अगर इनका ध्यान नहीं रखा गया तो वो भी एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ जाएगी। एंडेंजर्ड का मीन्स हमने क्या बताया था? वो वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। अगर वो खतरे की कगार पर है, काफ़ी ज़्यादा खतरे की घंटी, मतलब खतरे की विलुप्त होने की कगार पर है। अगर इनका भी ध्यान नहीं रखा गया तो ये भी क्या हो जाएंगे? ये भी एंडेंजर्ड की कगार में आ जाएंगे, मतलब एंडेंजर्ड से थोड़ा ऊपर। ठीक है। कैटेगरी इन नियर फ्यूचर, यदि नियर फ्यूचर में, एंड इफ द नेगेटिव फैक्टर, अब क्योंकि नेगेटिव फैक्टर कंटिन्यू, इन नेगेटिव फैक्टर्स को अगर हमने ध्यान में नहीं रखा और इनको नहीं बचाया तो ये भी एंडेंजर्ड की कगार में आ जाएंगे और फिर बाद में एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। द एग्जाम्पल, ठीक है, द एग्जाम्पल। अब इनमें एग्जाम्पल क्या क्या आते हैं? वल्नरेबल में आते हैं बच्चों एग्जाम्पल ब्लू शिप, जैसे नीली भेड़, एंड एशियाटिक एलिफेंट जो एशियाई हाथी है वो, एंड गंगेटिक डॉल्फिन गंगा नदी की डॉल्फिन। बेटा अब ये गंगा नदी की डॉल्फिन, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। गंगा नदी की डॉल्फिन हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है, हमारे देश का, हमारे भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल। अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग क्या बताओगे? गंगेटिक डॉल्फिन, गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन। ठीक है। अब देन नेक्स्ट है रेयर। रेयर, अब जैसे वल्नरेबल का एक मीन, ये वे जातियाँ जिनकी संख्या क्या होती जा रही है? वल्नरेबल का घटती जा रही है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली अगर इन परिस्थितियों को नहीं बदला गया तो इनकी संख्या इसी तरह घटती रहेगी। ठीक है। और नेक्स्ट है रेयर स्पीसीज। रेयर स्पीसीज का मीन्स क्या है यहाँ पे? रेयर स्पीसीज का यहाँ पे मीनिंग है स्पीसीज दुर्लभ जातियाँ। रेयर स्पीसीज का मीनिंग क्या है? दुर्लभ जातियाँ। स्पीसीज विथ स्मॉल पॉपुलेशन में मूव इनटू एंडेंजर्ड और वल्नरेबल। ये अब वल्नरेबल की जो कैटेगरी उससे भी थोड़ा ऊपर है। तो स्पीसीज विच आर स्मॉल, ये मतलब इनकी स्पीसीज विथ स्मॉल पॉपुलेशन, इनकी संख्या भी क्या कम है। रेयर मतलब दुर्लभ, कभी कभार नजर आती है, उनके आप प्राकृतिक आवास पर जाकर देखोगे तो वो नहीं नजर आएगी। विथ स्मॉल पॉपुलेशन में मूव इनटू एंडेंजर्ड और वल्नरेबल, अगर इनका भी ध्यान दे, ये रेयर अब नजर ही नहीं देती, दिखाई नहीं देती हमें आजकल। मतलब इनके भी कुछ नेगेटिव फैक्टर्स है, जो विपरीत परिस्थितियाँ है वो उस वजह से क्या हो रही है? ये भी दुर्लभ होती जा रही है। अगर इनको भी नहीं बचा गया, इनका भी अगर पता नहीं लगाया गया, इनको भी प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो ये क्या हो जाएगी? वल्नरेबल और एंडेंजर्ड की कैटेगरी में जल्दी ही आ जाएगी आने वाले फ्यूचर में। द एग्जाम्पल, अभी इन स्पीसीज के बेटा इन प्रजातियों के एग्जाम्पल क्या क्या? जैसे हिमालयन ब्राउन बियर, हिमालय में पाए जाने वाला भूरे रंग का जो बियर है वो भालू। वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो का मीन्स क्या होता है? जंगली एशियाई भैंसा। एंड डेजर्ट फोक्स, डेजर्ट फोक्स जो हमारे डेजर्ट थार डेजर्ट में पाई जाती है वो क्या, वो है डेजर्ट फोक्स। इसको कहा जाता है मरु लोमड़ी, इसको कहा जाता है मरु लोमड़ी। हमारे जैसलमेर और बाड़मेर में आप लोगों को थार के डेजर्ट में ये रात्रि के समय में और इस तरीके से आपको आसानी से नज़र आ जाती है। ठीक है, मरु लोमड़ी। ठीक है। एंड हॉर्नबिल, हॉर्नबिल जो एक प्रकार का जो पक्षी होता है वो भी इसके अंतर्गत आता है। ठीक है बच्चों। तो देन नेक्स्ट है हमारे पास अब एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज का मीन्स यहाँ पे क्या होता है? एंडेमिक का मीन्स होता है स्थानिक। स्थानिक का मीन्स क्या होता है? स्थानिक का मीन्स होता है वे जातियाँ जिनका मतलब उत्पत्ति स्थान अपना देश ही है। अब किसी एक ही जिस स्थान पर ये उत्पन्न हुई है वहाँ भी अभी नज़र नहीं आ रही है। एंडेमिक का मीन्स होता है किसी एक ही स्थान पर उत्पन्न होना, जिससे हम कहते हैं एंडेमिक को और कहा जाता है बच्चों स्थानिक। तो एंडेमिक को और क्या कहा जाता है? एंडेमिक को कहा जाता है स्थानिक। जैसे मैं आप लोगों को नोट कर लिख के बता देता हूँ, स्थानिक।
कि जो उसी स्थान पर जिनका उत्पत्ति स्थान, जिनका नेटिव प्लेस वही है, वहाँ पे भी अब लोग अब ये नज़र आना मतलब कम हो गई है। दीज आर द स्पीसीज विच आर ओनली फाउंड इन सम पर्टिकुलर है, किसी पर्टिकुलर स्थान पे ही पाने जाने, उनकी उत्पत्ति कहने का मतलब पर्टिकुलर स्थान पर पाएगी तो क्या कहने का मतलब उसी स्थान पर उनकी उत्पत्ति हुई है, वहीं पाई जाती है और दूसरी जगह नहीं पाई जाती है। पर्टिकुलर एरिया यूजली आइसोलेटेड बाय नेचुरल और जोग्राफिकल बैरियर, और ये मतलब आइसोलेटेड का मीन्स मतलब एक जोग्राफिकल बैरियर की वजह से, ये क्या है, नेचुरल और जोग्राफिकल बैरियर की वजह से ये उसी स्थान, किसी पर्टिकुलर स्थान पे आइसोलेट है और दूसरे अन्य स्थानों से बिल्कुल अलग है, उसी स्थान पर पाई जाती है। जैसे किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, जैसे एग्जाम्पल, अब इनके एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल ऑफ सच स्पेसीज आर इन स्पेसीज के एग्जाम्पल क्या, अंडमान टील क्या हो गया, अंडमान टील। इसे अंडमान टील को कहा जाता है अंडमान टील निकोबार पिजन, एक प्रकार का ये पक्षी है, निकोबार पिजन का मीन्स क्या होता है, यहाँ पर निकोबार में पाए जाने वाले कबूतर, वो सिर्फ उसी स्थान पर पाया जाता है और आप कहीं जाओ तो आपको नहीं नजर आने वाला है। एंड अंडमान वाइल्ड पिग, और अंडमान का जंगली सुअर। एंड मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश का मिथुन नाम का एक पक्षी है वो, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट है अब एक्सटिंक्ट स्पीसीज। एक्सटिंक्ट का मीन्स यहाँ पे होता है बेटा लुप्त जातियाँ। एक्सटिंक्ट का मीन्स यहाँ पे क्या होता है, लुप्त जातियाँ। ये वे जातियाँ जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर ये अनुपस्थित पाई गई है। अगर जहाँ इनका स्थान है, अगर वहाँ पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे ना ये हमें जैसे पता है कि इनका उत्पत्ति स्थान ये है, ये इन जंगलों में, इन वाइल्ड लाइफ में, यहाँ पे हमें इस तरीके से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पे हमें ये जीव मिल जाएंगे। लेकिन अगर वहाँ पे अगर आप देखोगे तो भी ये विलुप्त पाई गई, वहाँ पे मतलब है ही नहीं। कहने का मतलब क्या है, वो लुप्त हो चुकी है, ठीक है। पहले थी लेकिन अब विलुप्त हो चुकी है। जैसे ये उपजाति स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी तरीके से पृथ्वी पर ही लुप्त हो गई, या फिर क्या पूरी धरती से, लोकल एरिया किसी क्षेत्र या महाद्वीप से या पूरी धरती से ही क्या हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है। एक्सटिंक्ट का यहाँ पे होता है लुप्त जातियाँ, लुप्त जातियाँ, ठीक है। एक्सटिंक्ट का मीन्स क्या होता है, लुप्त जातियाँ, ठीक है। अब इनमें एग्जाम्पल में क्या क्या गया, एग्जाम्पल में आ गया जैसे एशियाटिक चीता, जैसे एशियाई चीता। अभी अपने भारत में चीते क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, तो नामीबिया से मंगाए गए हैं। पिंक हेड डक, गुलाबी सिर वाली बतख। तो ये क्या एक्टिंग, इनके आपको एग्जाम्पल भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान माइंड में रिमाइंड रखने हैं। एग्जाम्पल में कि एक्टिंग में क्या आता है, रेयर में क्या आता है, वल्नरेबल। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को एंडेंजर्ड का ध्यान रखना है, एक वल्नरेबल का ध्यान रखना है, एंडेमिक का ध्यान रखना है, और एक्सटिंक्ट स्पीसीज के एक एक दो एग्जाम्पल आप लोगों को याद करने ही हैं। अभी से आप लोग नोट्स बनाने लग जाना, नोट्स प्रिपेयर करने लग जाना। देन नेक्स्ट है बेटा आप हम पढ़ने वाले हैं जैसे एशियाटिक चीते के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे आप लोग आपकी बुक में एनसीईआरटी में दे रखा होगा, फ्यू एक्सटिंक्ट रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज के ये एग्जाम्पल दे रखे, आप लोग अच्छे से देख लेना। अब एशियाटिक चीता, जो एशियाई चीता है वो कहाँ चला गया, एशियाटिक चीता वेयर डिड, देखो वो कहाँ चला गया, तो ठीक है कहाँ चला गया, भूमि पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कौन सा है, ये द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट लैंड मैमल, स्तनपाई जो बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है, द चीता, ठीक है। चीता वो कहाँ चला गया, ठीक है, तो उसके बारे में अब हम पढ़ रहे हैं। द चीता, इसका नाम है एसिनोनिक्स जुवेंटस, ठीक है। यूनिक एंड स्पेशलाइज्ड मेंबर ऑफ कैट फैमिली, बिल्ली परिवार का ये एक सदस्य है। एंड कैन मूव एट द, और इसकी दौड़ने की जो स्पीड है 112 किलोमीटर 1 घंटे में ये दौड़ जाता है, इतनी तेज इसकी स्पीड है। इसकी स्पीड कितनी है, कैट फैमिली बिल्ली परिवार का होता है, कभी भी ध्यान रखना, चीता बिल्ली परिवार का सदस्य होता है। ये कभी शेर की तरह दहाड़ता नहीं है, ये है ना बिल्ली की तरह, जैसे बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती ना उसी तरीके से म्याऊं म्याऊं करता है, ठीक है। द चीता इज ऑफ्टन मिस्टेकन बाय लेपर्ड, और कभी कभी हम लोग है ना जैसे तेंदुआ, लेपर्ड का मीन्स क्या होता है, तेंदुआ को देख के कभी कभी है ना हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये तेंदुआ है चीता है, हमें लगता है ये ना ये तेंदुआ को देख के हम कहते हैं यार ये तो चीता है, लेकिन वो उसकी है ना तेंदुए और चीते में है ना डिफरेंस करने का सिर्फ एक ही तरीका है, उनके शरीर, दोनों के शरीर पे एक जैसे धब्बे होते हैं, एक जैसे मतलब स्पॉटेड होते हैं, लेकिन उन दोनों में डिफरेंस हम कैसे कर सकते हैं, आप लोग ध्यान से देखना, तेंदुआ होगा और जो चीता होगा ना,
जो तेंदुआ होता है उसके मुंह की साइड या नाक की साइड में ना इस तरीके से एक लेयर बनी होती है, यू आकार की लेयर बनी होती है आंखों तक। चीते के ये लेयर बनी होती है, लेकिन तेंदुए की ये लेयर बनी हुई नहीं होती, ये कभी भी ध्यान रखना। अगर आप लोगों को पूछा जाए कि तेंदुए और चीते में आप लोग डिफरेंस कैसे बताओगे, लेपर्ड में जो तेंदुआ होता है उसके इस तरीके से नाक के और आंखों तक लेयर नहीं बनी होती, ब्लैक कलर की लेयर, जबकि क्या होता है चीते की लेयर बनी हुई होती है, दिखाई दोनों एक जैसे देते हैं। तो ये आप लोगों को पता ध्यान रखना है, ठीक है। नोज की साइड से इट इज डिस्टिंग्विशिंग मार्क ऑन द लॉन्ग टीयर ड्रॉप, ठीक है, शेप्ड लाइन ऑन ईच साइड ऑफ नोज की दोनों साइड की तरफ ये होती है, लाइन बनी होती है काले लाइन की, काले कलर की, ठीक है। एंड कॉर्नर ऑफ आई की कॉर्नर तक फैली हुई होती है टू इट्स माउथ से, ठीक है। आई आंखों से मतलब नाक से होते हुए फिर ये माउथ तक फैली हुई होती है इस तरीके से यू शेप में। मैं आप लोगों को कभी फोटो से बताऊंगा। प्रायर टू 20th सेंचुरी चीता वर ए वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट अफ्रीका एंड ये इससे पहले 20th सेंचुरी के आसपास ये वाइडली ये कहाँ फैला हुआ था, कहाँ इसका अस्तित्व था, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अफ्रीका और एशिया में इसकी संख्या ज़्यादा थी, अफ्रीका और एशिया में ये फैला हुआ था। एंड टुडे और आज चीता एशियन चीता नियरली आज, लेकिन आजकल क्या हो चुका है 20वीं शताब्दी तक तो ये एशिया और अफ्रीका में था, इनकी संख्या थी, लेकिन आज क्या हो चुका है, आज हो चुका है एशियाई चीता क्या हो चुका है नियरली एक्सटिंक्ट हो चुका है, विलुप्त हो चुका है ड्यू टू डिक्लाइन ऑफ अवेलेबल हैबिटेट, क्योंकि इनका जो प्राकृतिक आवास है उनको क्या होना, उनका विनाश होता जा रहा है, उनकी संख्या कम होती जा रही है, इसलिए चीता एशियाई चीता क्या हो चुका है, विलुप्त हो चुका है। अभी हाल ही में हमारे देश में मोदी जी ने नामीबिया से चीते लेके आए थे, वो मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में उनको हैबिटेट क्रिएट उनको वहाँ पर रखा गया है। कभी मान लो अगर पूछा जाए तो आप लोग इस तरीके से बता सकते हो, दिस स्पीसीज आर डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन इंडिया लॉन्ग बैक, और 1952 में ही भारत सरकार ने क्या कर दिया, इसको विलुप्त घोषित कर दिया। अब देख लो चीता मतलब कब से विलुप्त हो चुका है, आप लोगों को सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हम लोगों की, हम युवाओं की, हम पढ़े लिखे बच्चों की, कि हमें इनके बारे में अवेयर रहना चाहिए, हमारे एनवायरनमेंट हमारी वाइल्ड लाइफ के बारे में। देन नेक्स्ट है बच्चों, इफ़ यू लुक अराउंड यू विल बी एबल टू फाइंड हाउ वी कैन ट्रांसपोर्ट द नेचर इनटू रिसोर्सेज ऑब्टेनिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। जैसे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम क्या प्राप्त करते हैं, वुड हो गया, वुड लकड़ी, छाल, लीव्स, पत्तियाँ, ठीक है, ये हम इनसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्राप्त करते हैं। और क्या क्या प्राप्त करते हैं हम लोग इनसे, और जैसे रबड़ हो गया, मेडिसिन हो गई, और डाई हो गई, फूड हो गया, फ्यूल हो गया, फोडर, चारा, मैन्योर एक्सेट्रा, ये सब हम नेचर से प्राप्त करते हैं, वाइल्ड से प्राप्त करते हैं, वनों से प्राप्त करते हैं। सो इट इज़ वी आवरसेल्फ, और ये हम लोग ही है depleted our forest and wildlife. The greatest damage inflicted on the Indian forest was during the colonial period. सबसे ज़्यादा नुकसान इनको कब हुआ है, सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ कोलोनियल पीरियड में, ठीक है, औपनिवेशिक काल में। एक्सपेंशन ऑफ द रेलवे, क्योंकि जब रेलवे का एक्सपेंशन हो रहा था, रेलवेज, एग्रीकल्चर, कमर्शियल एंड साइंटिफिक, फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग एक्टिविटीज़ की वजह से उस समय जब एक्सपांशन हो रहा था तब इनको जब वनों का विनाश सबसे ज़्यादा होने लगा। इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस और स्वतंत्रता के बाद भी एग्रीकल्चर एक्सपांशन कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द मेजर, एग्रीकल्चर एक्सपांशन वो भी एक प्रमुख कारण है डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट का, ताकि फॉरेस्ट का डिप्लेशन होगा तो वाइल्ड लाइफ भी क्या हो जाएगी, वाइल्ड लाइफ भी समाप्त हो जाएगी। बिटवीन 1951 टू 1980 अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे, जो फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट है उसने सर्वे किया, 26,200 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया को किस में कन्वर्ट कर दिया, एग्रीकल्चर एरिया में कन्वर्ट कर दिया गया। इसका सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या वृद्धि एंड सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ ट्राइबल बेल्ट, जो जनजातीय क्षेत्रों में ज़्यादातर कौन अफेक्ट हुआ, इससे जनजाति लोग प्रभावित हुए, स्पेशली इन नॉर्थ ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया में, ठीक है। हैव बीन डिफॉरेस्टेड एंड डिग्रेडेड, और कई शिफ्टिंग कल्टीवेशन और जूम कल्टीवेशन की वजह से भी फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन हुआ है। और जूम कल्टीवेशन को यहाँ पे क्या कहा जाता है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। तो ठीक है, नेक्स्ट है जैसे आर कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज
टू बी ब्लेम्ड, क्या कोलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज़ को हमें ब्लेम करना चाहिए इसके लिए? सम ऑफ आवर एनवायरमेंटल activities say that the promotion of few favored species in many parts of India has been carried through the ironically termed as enrichment plantation. ये कहते हैं एनरिचमेंट का मीन्स होता है प्लांटेशन की क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा वनों को उगाना। इन विच सिंगल कमर्शियली वैल्यूएबल स्पेसीज आर extensively planted and the other species are eliminated. For instance, teak monoculture has damaged the natural forest in South India and cheer pine, Pinus roxburghi plantation in Himalaya have been replaced the Himalayan oak, Quercus and the rhododendron forest। इसका मीनिंग क्या औपनिवेशिक वन नीति को दोषी माना जाए? हमारे कुछ पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार भारत के कई क्षेत्रों में संवर्धन का मीन्स यहाँ पे होता है वृक्षारोपण को बढ़ाना। कहने का मतलब क्या है? वाणिज्य की दृष्टि से या कुछ एकल वृक्ष जातियों के बड़े पैमाने पर रोपण करने से पेड़ों कुछ एक बड़े वृक्षों को कुछ एकल जातियाँ जो अपना जो औपनिवेशिक काल में ये लोग क्या करते थे कि उन्हीं पेड़ पौधों को लगाते थे जिनसे इनको वाणिज्यिक लाभ होता था। ब्रिटिशर्स को उन्हीं को प्लांटेशन करने पे जोर देते थे। तो ठीक है, तो इससे क्या है कि जो भारत की जो दूसरी पेड़ों की और वनस्पतियों की जो जातियाँ है वो विलुप्त हो गई, वो खत्म हो गई, उनको ग्रो ही नहीं करने देते थे। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पर जैसे सागवान के एकल रोपण से दक्षिण भारत के अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए। सागवान की काफ़ी ज़्यादा कीमती लकड़ी है, ठीक है, तो उससे वाणिज्य कमर्शियली इंपॉर्टेंट है। तो दूसरी जो जातियाँ वृक्षों की और पेड़ों की वो प्राकृतिक वन बर्बाद हो चुके हैं। और हिमालय में जैसे चीड़ पाइन काफ़ी ज़्यादा कमर्शियली वैल्यूबल ट्री है, तो उसके रोपण से उसको ज़्यादा रोपने पर ये लोग जोर देते थे। तो हिमालयन ओक को रोडोडेंड्रन वनों का नुकसान हुआ है। ठीक है बेटा, तो इसके बारे में तो अब आज की क्लास बस हमारी यही तक रहने वाली। फिर देन नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इससे आगे कि बड़े बड़ी जो विकास परियोजना लार्ज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से हमारे फॉरेस्ट को किस तरीके से नुकसान पहुंचा है, और ये सब हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आई होप दैट आप लोगों को ये क्लास काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी और आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल जीके विद धीरज को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। और आप लोगों को इसके साथ साथ बेटा नोट्स भी बनाने हैं, ठीक है। और नोट से क्या होगा कि एंड टाइम पे आप लोगों को रिवीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल रहने वाला है। तो नोट्स अपने खुद के हाथों से लिखे हुए नोट्स क्या होता है कि हमें जल्दी अच्छे से समझ में आते हैं। दूसरों के नोट्स पढ़ने से कुछ नहीं होता है, खुद के अपने हाथों से नोट्स बनाओ, अभी से प्रिपेयर करो ताकि बोर्ड में आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्कोरिंग हो सके। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में हमेशा एक ही बाद में कहना चाहूँगा कि आप लोग खुद अपने हाथों से खुद अपनी एक नोटबुक बनाइए और उसमें सेल्फ नोट बनाइए, ठीक है। सेल्फ नोट्स आप लोगों को बनाने हैं, मैंने जो इनको हाईलाइट्स कर रखा है इनमें से आप लोग नोट्स बनाइएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय एंड टेक केयर।